यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो लोक सेवा आयोग, ये जो सिविल सेवा की परीक्षा जो कंडक्ट करता है उसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो के द्वारा लेने वाले हैं। दोस्तों, यूपीएससी तकरीबन हर साल सिविल सेवा परीक्षा कंडक्ट करती है। अब इस परीक्षा में आप फॉर्म तो भरते होंगे, लेकिन फॉर्म भरने से पहले जो भी इस परीक्षा का, इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलता है, वो नोटिफिकेशन पढ़ना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत बार आपसे निगलेक्ट होता है। अब इसकी ज़रूरत क्या है? पहली तो चीज़, इस परीक्षा में, जिस परीक्षा में आप बैठ रहे हो, उस परीक्षा की पात्रता आपने धारण की है या नहीं, वो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम के, इस परीक्षा के रूल्स, नियम कौन से हैं, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा इस परीक्षा के जो स्टेजेस है, ये परीक्षा किस फॉर्म में कंडक्ट की जाएगी, उसकी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो ये तो होगी आपको परीक्षा के बारे में कौन सी जानकारी चाहिए वो। दूसरी बात, परीक्षा में जो भी सिलेबस पूछा जाएगा, वो सिलेबस भी आपको इसी नोटिफिकेशन में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी होती है। तो अगर आप 2023 या 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये चीज़ें, अगर नोटिफिकेशन निकलता है तो कैसे पढ़ना चाहिए, उसमें सिलेबस क्या रहेगा, मोटा मोटी यही सिलेबस 2023 को भी रहेगा, 24 को भी रहेगा। लेकिन यूपीएससी कभी भी सिलेबस चेंज कर सकती है, लेकिन ऐसा वो सडनली आके नहीं बोलेगी कि इस अगले साल से ये सिलेबस रहेगा। वो वक्त देगी, 2-3 साल तो वक्त हमेशा यूपीएससी जनरली जब सिलेबस चेंज होता है तो स्टूडेंट्स को वक्त देती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। जो ये नोटिफिकेशन हम जो स्टडी करने वाले हैं, ये नोटिफिकेशन का जो डेट है, वो नोटिफिकेशन डेट है, एक सेकंड में पेन में इसको करता हूँ। ठीक है, जो नोटिफिकेशन डेट है, ये जो पब्लिश हुआ नोटिफिकेशन, वो है 2 Feb 2022। और ये एप्लीकेशन इसी डेट से आप अप्लाई कर सकते थे, और ये एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट तो जो था वो 22 Feb। सो मोटा मोटी 20 दिन से 21 दिन, यानी मैं बोलता हूँ 3 हफ्तों का समय आपको दिया जाता है। किसके लिए? आवेदन प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो कैंडिडेट्स, ये डेट आप नोटिफिकेशन में ज़रूर याद रखें कि लास्ट डेट कौन सी है, ठीक। उसके उपरांत आपको क्या देखना है, तो आपको यूपीएससी खुद बताती है कि आपको इस परीक्षा के लिए जो पात्रता चाहिए, वो पात्रता आपको धारण करनी होगी, और वो आपको कहाँ मिलेगी? रूल्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। मैं यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, वो सिलेक्शन के प्रोसीजर डिसाइड करेगी, और उस प्रोसीजर को कौन फुलफिल करता है, इसके बारे में रिकमेंडेशन जो है वो प्रस्तुत करेगी गवर्नमेंट को। और उनको जॉब देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। उनके बाकी सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो वो जॉब के लिए सुटेबल कैंडिडेट्स कौन से है, क्या है, उनकी
जो एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए, ये सब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिसाइड करता है और एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, राइट। तो ये आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आप जब तक पूरी तरह से पात्र घोषित नहीं किए जाते तब तक आपका एडमिशन प्रोविजनल घोषित किया जाता है यूपीएससी द्वारा, वो प्रोविजनल समझा जाएगा, राइट। तो परमानेंट नहीं है आपकी पात्रता, वो यूपीएससी वेरीफाई करेगा तब बताएगा कि आपको जॉब मिला है और आप पात्र हो, तब तक आप प्रोविजनल तरीके से पात्र है, ठीक है। तो आपका फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें आप ये नहीं समझो कि एडमिट कार्ड मिलने के बाद अब मैं एलिजिबल हो गया, बाद में जाके भी वेरीफाई करेंगे वो लोग, ठीक है। वो चेक्स है, यानी आप कोर्ट में ना जाए कि मुझे तो एडमिट कार्ड दिया था इसका मतलब मैं पात्र हूँ, यूपीएससी ऐसा कैसा करता है, नहीं। यूपीएससी किसी भी स्टेज में आपको अपात्र घोषित कर सकता है, नॉन एलिजिबल घोषित कर सकता है, अगर उनको वो पता चला कि आप कोई भी जो पात्रता के निकष है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, वो फुलफिल नहीं करते, तो वो कभी भी आपको अपात्र घोषित कर सकता है। तो ये चीज़ आपने बहुत से मतलब माइंड में रखनी है, राइट। तो आगे चलते हैं हम लोग, हमें आवेदन कैसे करना है, क्या करना है, उसका वेबसाइट का लिंक भी दिया रहता है। तो ये लिंक मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो लिंक यहीं से ओपन करें, यहीं से अगर आप कंट्रोल करके इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो एप्लीकेशन का लिंक अवेलेबल हो जाएगा, राइट। या फिर आप यूपीएससी के वेबसाइट से ओपन करें, ना कि कोई क्लासेस के वेबसाइट से आप ओपन करें, ठीक। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि किसी भी प्राइवेट क्लास के ट्यूशन के वेबसाइट पे जाके आपने ये लिंक ओपन नहीं करना है। ये लिंक आपको आइदर इस नोटिफिकेशन के जरिए ओपन करना है यहाँ पे क्लिक करके, या आपको जाना है यूपीएससी के ऑफिशियल साइट पे और वहाँ दिया गया जो भी लिंक है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उसको फॉलो करना है, ठीक, राइट। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के जो इंस्ट्रक्शन है वो अपेंडिक्स 2A में आपको मिलेंगे, ऐसा करके बोल रहा है। अपेंडिक्स 2A लास्ट में रहेगा, उसको आपको रेफर करना होगा इसके लिए। अब आपको अपना पहचान पत्र जो वो आइडेंटिटी कार्ड है, आईडी कार्ड है, वो फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास। अब ये फोटो आईडी कार्ड कौन से फोटो आईडी कार्ड चलेंगे, एक तो आधार कार्ड चलेगा, फिर वोटर आईडी चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, पासपोर्ट भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, और ऐसा कोई भी फोटो आईडी कार्ड जिसको या तो आपके राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकार ने वो आपको इशू किया है, वो चल जाएगा, ठीक, ठीक। सो इससे पहले क्या होता था कि आपका यूपीएससी का जो एडमिट कार्ड है उस पर आपका फ़ोटो रहता था, तो वो आपका फ़ोटो आपका पहचान रहता था, उसी पे ही काम चल जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन अभी ज़रूरी बना दिया है, ठीक। अब एक विंडो, एक टाइम फ्रेम प्रोवाइड किया जाता है ये यूपीएससी द्वारा कि जिस टाइम फ्रेम में आप अपना आवेदन, अपना एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, तो आप वापस भी ले सकते हैं। तो वापस लेने से यूपीएससी का क्या फ़ायदा होगा, या ऐसा क्यों किया हो यूपीएससी ने, राइट। मैं इसके लिए सीधा सादा सिनारियो बताऊंगा आपको। एक तो चीज़ क्या है कि जितने भी आवेदन आते हैं उनके एडमिट कार्ड जनरेट करने से पूर्व उनको उनके सीटिंग अरेंजमेंट, एग्ज़ाम सेंटर फिक्स करने पड़ते हैं यूपीएससी को, ठीक है। और उसके लिए पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एंगेज करना पड़ता है, रिसोर्सेज भी एंगेज करने पड़ते हैं। अगर उससे पहले ही उनको पता चल जाए कि कितने बच्चे जो परीक्षार्थी है वो एक्चुअली अपीयर होने वाले इंटरेस्टेड है, तो जितना लोग विड्रॉ करेंगे, वापस लेंगे एप्लीकेशन,
उतना खर्चा बच जाता है। तो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। इसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो अपेंडिक्स 2B में मिलेगी, वो भी नीचे रहेगा, राइट। अब लास्ट डेट क्या होगी? लास्ट डेट मैंने पहले बोली है, 22 फरवरी लास्ट डेट थी इसकी, ठीक है। और 6 बजे तक, ऐसा नहीं कि 12 बजे तक आप बैठो 22 तारीख के 12 बजे फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं होता। 6 बजे बोला है तो 6 बजे बंद हो जाएगा। ये वेबसाइट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो विड्रॉ किया जाएगा। यूपीएससी का भी जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो डिसकनेक्ट किया जाएगा, डिसकंटिन्यू किया जाएगा, तो आपको फॉर्म सबमिट करने नहीं दिया जाएगा उसके बाद। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में गलत आंसर दिया तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग की स्कीम रहेगी। ये तो पता है, सिविल के प्री में आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर आपको ये आवेदन करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, या कुछ जानकारी का आप स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन चाहते हो, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में आप आते हो तो यूपीएससी ने फैसिलिटेशन काउंटर की सुविधा उपलब्ध कराई है। आपको क्या करना है, आप फिजिकली अगर जा सकते हो तो यूपीएससी के ऑफिस, दिल्ली में जो यूपीएससी का ऑफिस का एड्रेस है वहाँ पे जाके गेट सी पे आप फिजिकली जाके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या फिर आप इन नंबरों पे दूरभाष यानी फ़ोन करके भी, आप कॉल करके भी उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका टाइमिंग क्या रहेगा? सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, ये ऑफिस टाइमिंग है उनका। तो उसी टाइमिंग में आपको जाके वहाँ आपके डाउट्स क्लियर करने, या कॉल करके आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, राइट। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो बैन है, ठीक है। यूपीएससी बताती कि अगर आपने ये लेके भी आए एग्ज़ाम सेंटर में तो एग्ज़ाम हॉल में तो नहीं जाने देंगे। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में लेके गए तो आपको आजीवन परीक्षा से बैन करना, ये यूपीएससी कर सकती है। आपको आजीवन इस परीक्षा से बैन किया जा सकता है, ठीक। अगर आप कोई भी मूल्यवान या वैल्यूएबल थिंग आप एग्ज़ाम सेंटर में लाते हो तो उसका कीपिंग भी, उसका टेक केयर भी आपको करना होगा। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर रहेगी? आपके ऊपर होगी। कमीशन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, ठीक। आगे चलते हैं। तो ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के डेट्स वगैरह है। फिर सिविल सर्विस एग्ज़ाम के रूल 2022 को आपको रेफ़र करना है, यहाँ पे रूल्स पढ़ने हैं सब, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से पदों के लिए ये आवेदन आप भर रहे हो, यानी कौन कौन से रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो पहले तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस है, आपको पता ही है। इंडियन फॉरेन सर्विस है, आपको पता है। इंडियन पुलिस सर्विस आपको पता है। कैग, सो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, जिसका हेड जो कैग होता है वो सर्विस। फिर जो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस होती है, जहाँ पे बुक कीपिंग किया जाता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स कीप करने की जो टी बुक्स वगैरह रहते हैं गवर्नमेंट्स के, वो सारे मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसकी रहती है? ये इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज की रहती है। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लॉज है, जैसे कंपनी लॉज है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? ये इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज की रहती है। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए सर्विस है। ये डिफेंस के जो अकाउंट्स है उनका जो भी प्रबंधन करना है, ये तो इसकी सर्विसेज, इसका एडमिनिस्ट्रेशन ये सर्विसेज करती है। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, ये ग्रुप ए की सर्विस है। जो डिफेंस के कंटोनमेंट बोर्ड्स वगैरह रहते हैं उनमें क्या रहते हैं? एक तो जो हमारे सिटीजन्स है, राइट, सिटीजन्स, और फिर सैन्य एस्टेब्लिशमेंट, जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, वो दोनों की जो क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक दोनों का संगम रहता है उस एरिया में। ऐसे एरिया का जो सिविल पार्ट है उसका जो प्रबंधन करना है वो डिफेंस स्टेट सर्विसेज को करना है, या फिर डिफेंस के ऐसे और कोई स्टेट है उनका प्रबंधन करना भी इनका जिम्मेदारी होता है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज,
अब इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जूनियर ग्रेड ग्रुप ए सर्विसेज में आपको डिप्लॉय किया जाता है। यहाँ पे इस सर्विसेज में यहाँ पे जैसे दूरदर्शन हो गया, फिर ये अपना प्रसार भारती हो गया, फिर अपना BSNL हो गया, ऐसे जो सर्विसेज है जहाँ पे आपको टॉप सर्विसेज में आपको जॉब इस सर्विस में मिल जाएंगे। इंडियन पर्सनल एंड ट्रेनिंग, अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज, ये सर्विसेज मेरे ख्याल से ये रेलवे द्वारा संचालित की जाने वाली सर्विसेज है और इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी वहाँ पे जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स है उनको ये असिस्ट करते हैं उनके पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर उनके फाइनेंसेस भी देखने के लिए ये सर्विसेज बहुत असिस्ट करती है। तो ये भी एक सर्विस है, ये जो ग्रुप ए की सर्विस है। फिर उसके बाद आती है जो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, ये भी ग्रुप ए की सर्विस है। यहाँ पे देखिए आप, ये ग्रुप ए की सर्विसेज है। फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ये बहुत फेमस सर्विसेज है, बहुत सारी जो रिक्रूटमेंट्स है 200 250 रिक्रूटमेंट इसी सर्विसेज में पहले होती थी, ठीक है। फिर ये इसमें 2 सर्विसेज आती है, एक इनडायरेक्ट टैक्स वाली, कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स वाली, जैसे समीर वानखेड़े जी का जो इशू है, ये समीर वानखेड़े ये इसी सर्विसेज से आते हैं, राइट। तो इनके 2 जिम्मेदारी होती है, एक यहाँ पे 2 डिफ्रेंसिएशन है, एक तो कस्टम्स में जा सकते हैं या फिर वो GST भी इम्प्लीमेंट करने के लिए आ सकते हैं, राइट। तो ऐसे 2 सर्विसेज हैं यहाँ पे। उसके बाद आती है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जिसमें आप जो भी डायरेक्ट इनकम टैक्स भरते गवर्नमेंट को, जो इनकम टैक्स जो कलेक्शन करने की और उसके जो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हुए उनको इम्प्लीमेंटेशन में लाने की जो भी जिम्मेदारी होती है वो इस सर्विस पे होती है, ठीक है। आगे चलते हम लोग इंडियन ट्रेड सर्विसेज, हमारा जो भी व्यापार होता है बाहरी देशों से, जो भी व्यापार होता है उसको रेगुलेट करने की, उसको एज पर रूल रखने के लिए, उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए ये सर्विसेज बहुत ही क्रूशियल सर्विस है। उसको बढ़ाना ये इस सर्विस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विसेज, जिसको हम कक्ष अधिकारी भी बोलते हैं, राइट। सो ये जो सर्विस है ये ग्रुप बी की सर्विस है, जो जहाँ पे आर्म फोर्सेस हैं उनके हेडक्वार्टर्स, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे ये सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। ये ग्रुप बी की सर्विस है। और ऐसे ही ग्रुप बी की 3 सर्विसेज आती हैं। एक तो डैनिक्स की, ये बहुत ही फेमस सर्विस है, जहाँ पे जो यूनियन टेरिटरीज है जिसमें दिल्ली आता है, अंडमान निकोबार आइसलैंड आते हैं, लक्षद्वीप आते हैं, दमन दीव आता है, दादरा नगर हवेली आता है। इसके जो सिविल सर्विसेज है, तो ये आपके जो स्टेट में जो सिविल सर्विसेज है उससे मिलता जुलता होता है, लेकिन आप में स्टेट में क्या पॉसिबिलिटी रहती है कि आप SDM भी बन सकते हो। अगर सिविल सेवा का वहाँ पे स्टेट सिविल सर्विस आप क्रैक करते हो तो आप SDM वगैरह बन सकते हो, यहाँ पे भी बन सकते हो उसी लेवल का। लेकिन SDM स्टेट में अगर आप अपने बन गए तो वो ग्रुप ए का सर्विस रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप बी का सर्विस रहेगा। हालांकि प्रमोशन इसमें ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू दैट ग्रुप ए सर्विसेज इन योर रिस्पेक्टिव स्टेट, लेकिन वो मिलने मतलब फर्स्ट टाइम जब मिलेगी तो आप ग्रुप ए रहेंगे वहाँ पे, यहाँ पे आप क्या रहेंगे, ग्रुप बी रहेंगे। ऐसे ही ये सिविल सर्विसेज का पार्ट हो गया। ऐसे ही पुलिस सर्विस रहेगी, ये इंडियन टेरिटरीज का IPS रहेगा। IPS बोलना यहाँ गलत बात है, लेकिन ठीक है, समझने के लिए हम बोल सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे जो ग्रुप बी पुलिस सर्विसेज है वो क्या करेंगी, इसका जो यूनियन टेरिटरीज है जिसमें दिल्ली आता है, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप वगैरह जो पहले हम बोल चुके हैं, वो हमें क्या करना है, ये सर्विसेज यहाँ पे रिक्रूटमेंट यहाँ पे किया जाता है। फिर आता है पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज। पौंडीचेरी का थोड़ा अलग किया है और उसमें सिविल सर्विस अलग किया है इसमें, राइट। तो यहाँ पे वो पौंडीचेरी का सिविल सर्विसेज है। अब आपको डिटेल में देखना है कि कितने पदों के लिए ये आवेदन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पद जो निकले थे 2022 में 22 में, वो 861 पद निकले थे, जिसमें 34 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई थी जो है विकलांगों के लिए, जिसमें से
7 वैकेंसीज जो है वो ब्लाइंड लोगों के लिए थी, 11 वैकेंसीज जो है कर्णबधिर लोगों के लिए थी, 8 वैकेंसी जो थी वो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए थी, जिसमें सेरेब्रल पासी, लेप्रेसी, क्योर्ड लोग जैसे ड्वार्फिज्म है, एसिड अटैक विक्टिम्स, ये बहुत अच्छा चीज़ किया है। एसिड अटैक विक्टिम को भी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में, एंड मस्कुलर डायस्ट्रोफी, ये चीज़ें जो है ये इसके लिए वैकेंसी इतनी रखी है। 8 वैकेंसीज है जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज फ्रॉम अमंग द पर्सन अंडर क्लॉजेस ए एंड सी, जिसमें डीफ ब्लाइंडनेस, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ जो विकलांगताएं हैं, जो कॉम्बिनेशन हो सकती है उसका 2 तरह की होगी, जैसे अंधा भी हो गया, फिर वो कर्णबधिर भी हो गया, तो दोनों है, तो उनके लिए भी ये सहूलियत यहाँ पे यूपीएससी ने मुहैया कराई हुई है। तो अब ये क्या है, ये फिक्स नंबर थोड़ी है। 861 जो बोल रहा है ये फिक्स नंबर नहीं है भाई, ये चेंज भी हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है। तो यही यूपीएससी यहाँ बोलना चाहती है। ठीक ठीक है। फिर जो डिटेल्स यहाँ पे जो देखने हैं हमें, सो अभी क्या है, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम जो निकला है। अब अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत बढ़ रही है भाई, ये भी मान रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप रिक्रूटमेंट चाहते हो तो आपके स्कोर जो है तो पब्लिकली डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। और आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट तक जाएंगे सिविल सर्विस एग्ज़ाम के, और उनको जो रिकमेंडेशन नहीं मिल पाता है, ऐसे कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी, जिसमें पब्लिक पोर्टल्स में वो शेयर करने की वो सहूलियत आपको दी जाएगी। ठीक। अगर आप इस स्कीम से, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आपको ऐसा ऑप्शन भी मुहैया करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी ऑप्शन आपको मुहैया। अब ये परीक्षा 2 हिस्सों में ली जाती है, एक पूर्व परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के फिर 2 हिस्से और होते हैं, जिसमें आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, दिल्ली में आपको कॉल किया जाता है। अब जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स से ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, मेंस सब्जेक्टिव टाइप होती है। जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको क्या है, सेंटर जो है वो लिमिटेड मिलते हैं। उस सेंटर की जो लिस्ट है वो आप थोड़ा सा वो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके आप देख सकते हो, यहाँ पे इतने ही सेंटर दिए हुए हैं। तो इन सेंटर पे आप क्या कर सकते हो, इन सेंटर पे आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन आपको जो मेंस का एग्ज़ाम है, मेंस में बहुत, क्योंकि प्रीलिम में क्या होता है, 12 लाख से 13 लाख या 15 लाख के ऊपर कैंडिडेट्स जो है, 15 लाख के ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म भरते हैं, तो वो वैसा है। और जो मेंस में होता है, मेंस में क्या होता है कि मेंस में थोड़ा सा कम बच्चे आते हैं ना, 14,000 12,000 इतने ही बच्चे रहते हैं। तो नियरली 10% ऑफ वॉट प्री एग्ज़ाम जो है उसके 10% ही बच्चे अपेयर होते हैं। तो वो कट शॉर्ट किया है उन्होंने, फिर वो लिमिटेड सेंटर्स रखे हैं, जैसे पर स्टेट एक ही सेंटर आता है। जैसे गुजरात का लिया जाए तो अहमदाबाद आता है, फिर दिल्ली में तो सेंटर होना ही चाहिए क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा हब है। ठीक है, फिर बिहार में तो अब पटना का आता है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में है तो अब मुंबई आता है। ठीक है, विजयवाड़ा आता है, आंध्र प्रदेश में एक ही है सेंटर, राइट। फिर उड़ीसा में कटक आता है, तमिलनाडु में चेन्नई आता है, जैसे पंजाब हरियाणा में आपको ये चंडीगढ़ मिल जाता है, मध्य प्रदेश में भोपाल मिल जाता है। ठीक है, ये भोपाल बहुत सही है यार, बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन सही है सेंटर भोपाल। ठीक है, तो ये सेंटर में से आपको फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट इस स्कीम के ऊपर, अगर कोई भी सेंटर, यहाँ पे लिमिटेड सीट रहेंगी भाई सेंटर में,
अगर वो सीट फुलफिल हो गई और आपको वो सेंटर चाहिए था तो आपको नहीं मिलेगा, जो पहले आए उनको दिया जाएगा, आपको फिर दूसरा जो अवेलेबल है उसमें से सेंटर चूज़ करना पड़ेगा। तो ये बहुत सी क्लियर, इसीलिए क्या बोलते हैं कि जब भी फॉर्म निकलता है यूपीएससी का तो जल्दी जल्दी आप उसको फिल कर दें, ज़्यादा डिले ना करें। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी उसको फिलअप कर दीजिए, फॉर्म सबमिट कर दीजिए। सबमिट किया तो आपको आपका जो भी है ये सेंटर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है, अवेलेबल रहता है, राइट। उसके बाद हम सीधा चलते हैं, जो प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो कैसा है। तो जैसा मैंने पहले बोला था कि ये 2 सक्सेसिव स्टेजेस है। पहली स्टेज तो प्रीलिम एग्ज़ाम की रहती है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न, फिर वो मेंस की एग्ज़ाम रहती है, मुख्य परीक्षा जो रहेगी उसमें आपको रिटन और इंटरव्यू फॉर्मेट देना पड़ेगा, जिसमें आप रिटन क्वालिफाई होगे तो ही इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेगी। आपको पूर्व परीक्षा जो है उसमें अगर आपने क्वालिफाई कर लिया और मेंस के लिए आप अगर आवेदन कर रहे हैं तो उसमें आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म DAF सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको फिलअप करके यूपीएससी को बतानी होगी, राइट। सो उसमें आपको क्या क्या बताना होगा, एक तो आपको अपना नाम, पता, घर का पता, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें पहले हो, उसको उसके जो रिलेवेंट प्रूफ्स है वो देने पड़ेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको उसके प्रूफ्स देने पड़ेंगे, सारा कुछ आपको देना पड़ेगा। अगर आपने ये सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट जो है, आप फिजिकल हैंडीकैप हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो या SC ST OBC कैंडिडेट हो, राइट, एक्स सर्विसमैन हो, तो इसके जो प्रूफ्स है वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आपने ये प्रूफ्स प्रोवाइड नहीं किए तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो सकता है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, आपके दिमाग में ये रहना होगा, राइट। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, जो मोटा मोटी एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे मैं मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये वो चीज़ें नहीं, ज़्यादा ये जनरलाइज जो बोलते हैं हम लोग, नेशनलिटी कौन सी होनी चाहिए, राइट। आपको सिटीजनशिप, आपको किस सिटीजनशिप है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इसके लिए आपको आवेदन करना है तो आप इनवेरेबली सिटीजन ऑफ इंडिया रहने चाहिए, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। खाली 3 सर्विसेज, जो 2 ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, फिर पुलिस सर्विस है, फॉरेन सर्विस है, ये 3 छोड़ के आप दूसरे अगर सर्विसेज में एप्लीकेशन दे रहे हो तो अगर आप भारत का सिटीजन हो तो ठीक है, अगर नहीं भी हो, अगर नेपाल का हो तो भी ठीक है, अगर वो भी नहीं है, भूटान का है तो भी ठीक है, अगर वो भी नहीं है, तिब्बतन रेफ्यूजी है, आप तिब्बत से विस्थापित हो के दलाई लामा के साथ यहाँ पे आके बसे हो, किसके पहले 1 जनवरी 1962 के पहले अगर आपने शरण ली है भारत की और आप परमानेंटली भारत में रहने के इरादे से आए थे तो आप दे सकते हो। इसके अलावा a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East Africa, countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia, वियतनाम, इन देशों से अगर आपने परमानेंटली भारत में रहने के लिए आप यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हो, सेटल हो चुके हो, तो आप ये आवेदन किसी भी अदर पोस्ट के लिए कर सकते हो, लेकिन आप IAS, IPS एंड IFS के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर आप भारतीय नागरिकता नहीं रखते तो, ठीक। दूसरा, आपका जो एज है, आपकी जो उम्र है, वो उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर आप ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आप 32 साल तक इसका आवेदन कर सकते हो। अब ये 32 साल
ये आप 32 साल जो है 1 अगस्त 2022 को आपके 32 साल पूरे नहीं होने चाहिए। अगर है पूरे आपको इस डेट के आपके है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। आप एज बार हो चुके हो, एज पार कर चुके हो आप, तो आप नहीं कर सकते। ठीक, और उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर दैन, आपका उम्र तो 21 साल से ऊपर ही होना चाहिए। 21 साल से अगर आप कम उम्र के हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। आप 20 साल के हैं, आपने बहुत तीर मारे हैं, बहुत 15 साल में आपने डिग्री कंप्लीट कर ली और मैं सिविल सर्वे, नहीं बैठ सकते भाई। 21 साल तो होने चाहिए तेरे, तभी तो ही आप बैठ सकते हो, राइट। अब 2 अगस्त 1990 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए और आप 1 अगस्त 2001 से 1 के बाद के बॉर्न नहीं होने चाहिए। ये 2 कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर ली तो आप एज में परफेक्ट बैठते हो। यहाँ पे थोड़ा सा रिमिशन दिया है, एज में थोड़ी सी छूट प्रोवाइड की है। किन कैटेगरीज के लिए? एक तो ओबीसीज के लिए जो क्रीमी लेयर में नहीं आते, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट प्रोवाइड की है, यानी 35 साल तक आप बैठ सकते हो। अप टू मैक्सिमम 3 years इन केस ऑफ डिफेंस सर्विसेज पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज ऑफ फॉरेन कंट्री, जहाँ पे डिफेंस में थे लोग और वो वहाँ पे जाके विकलांग हो गए, उनके लिए 3 साल का यहाँ पे छूट दिया है। 5 साल का छूट दिया है एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हु हैव रिटायर्ड एटलीस्ट 5 years, हु हैव रेंडर्ड 5 years, मतलब 5 साल तक आपने सर्विस की है। अभी आप कैसे भी रिक्रूटमेंट हो, चाहे आप कमीशनड ऑफिसर हो, इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर हो, शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर हो, तो ये अगर सर्विस में थे, आप डिफेंस सर्विस में थे और आपको रिलीज़ किया गया है, कौन से कारणों के लिए रिलीज़ किया गया है, तो इसके कारण भी मेंशन है। आपने अपना असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब इसका डेट जो है आपका 5 साल का, वो 1 अगस्त 2022 को फुलफिल होना चाहिए। मतलब 2022 का एप्लीकेशन है ये, तो आपको वहाँ तक आपको ये कंप्लीट कर लेना चाहिए। आपका टेन्योर जो है कंप्लीट हो गया, आपका असाइनमेंट जो है कंप्लीट हो गया। अगर आपको ऐसी फिज़िकल डिसेबिलिटी आती है, ठीक, और आपका जो वैलिड पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है, इनवैलिड पीरियड हो गया अभी, तब आपको ये क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। ठीक है, कितने सालों का छूट मिलेगा आपको? 5 सालों का। ये 5 सालों का छूट मैंने पहले आपको थोड़ा सा बताने के लिए वो स्किप हो गया। SC ST कैटेगरीज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरीज है, उनके लिए भी 5 साल छूट है आयु मर्यादा में। ठीक, इसके बाद जो मिलिट्री सर्विसेज में, जिसमें इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है, और जिन्होंने 5 साल का इनिशियल असाइनमेंट कंप्लीट किया है 1 अगस्त 2022, ठीक, और जिनका 5 साल के ऊपर अगर सर्विस एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर इनका सर्विस एक्सटेंड हो चुका है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऐसा सर्टिफिकेट इशू करती है इनको, या फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन मांगते हो, और इस परमिशन के अगेंस्ट अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऐसा सर्टिफिकेट उनको इशू करती है कि भाई आप सिविल सेवा में जा सकते हो, तो अगर इस एम्प्लॉयमेंट को आप 3 months के नोटिस पीरियड देके आप बाहर निकल सकते हो, तो आपको इस डिफेंस के केस में अलाउ किया जाएगा। अब जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है, जहाँ पे
ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब जिसको कर्ण बधिरता है कहती है, जैसे लोकोमोटिव ऑस्टिज्म, ऐसे मल्टीपल डिसेबिलिटी वगैरह वगैरह जो डिसेबिलिटी मैंने पहले बोली थी, ठीक है, मेंटल इलनेस वगैरह, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको 10 साल का जो है आपको क्या दिया जाएगा, इसमें आपको 10 साल की आयु मर्यादा की छूट प्रदान की जाएगी, राइट। ये सब आपको समझ में आ गया, राइट, ठीक है। अब ऐसा केस होता है कि भाई आप SC ST OBC कैटेगरी में है, फिर डिफेंस में भी है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, और फिर आप फिजिकली दिव्यांग भी है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन अंदर बोथ कैटेगरीज आपको मिलेगा, यानी OBC है तो OBC का 3 साल का, या फिर SC ST या SC ST का 5 साल का, ऊपर से एक्स सर्विसमैन का 5 साल का, या फिर आप PWD है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो ऐड हो जाएगा 10 साल और, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग आप दे सकते हो भाई एक, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, अगर आपने नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे, राइट, ठीक, ठीक है भाई। सो अब उन्होंने ये भी बोला है कि एज कंसेशन जो आर्मी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए दिया है, और जिन्होंने कोई भी रैंक जो कॉम्बैटेंट है, नॉन कॉम्बैटेंट है, वो रेगुलर आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स, एंड हु आइदर हैज़ बीन रिटायर्ड और रिलीव्ड और डिस्चार्ज फ्रॉम सच सर्विसेज एट ओन रिक्वेस्ट और बीइंग रिलीव्ड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर अर्निंग द पेंशन। सो इस केस में भी ये जो एज रिमिशन का जो कंसेप्ट है आर्मी के लिए दिया जा रहा है, एज रिलैक्सेशन, वो वैलिड रहेगा, राइट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आप नॉन कॉम्बैटेंट हो तब भी आपको वो ये जो है, आप डिफेंस में अगर सर्व कर चुके हैं तो आपको 5 साल का जो है आपको ये मिल जाएगा, और आपका कैटेगरी अगर उसमें OBC है तो OBC का 5 साल, सॉरी 3 साल, फिर इसका 5 साल, SC ST है तो SC ST का 5 साल, और आपका डिफेंस का 5 साल, 10 साल हो गया इधर। और अगर आप डिफेंस में थे और PWD है तो अभी ये क्यूमुलेटिव कैसे जाएगा, मतलब आप SC ST का 5 साल जोड़ लो, फिर आर्मी का 5 साल जोड़ लो, फिर 10 साल, तो 20 साल आपका एक्सटेंड हो सकता है। तो अप टू एज ऑफ 52 भी आप सिविल सेवाएं दे सकते हैं, राइट। तो ये कर सकते हैं आप, राइट। तो ऐसा है, ठीक है। आपको समझ में आया ये मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं क्लासरूम में एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, राइट। ये आप परीक्षा ना भी दे रहे हो तो भी आपको ये पता होनी चाहिए। जनरली एग्ज़ाम पास होने वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें पता नहीं होंगी, राइट। तो अगर आपको UPSC से कम्युनिकेट करना है, UPSC को आप कुछ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? तो उसमें आपको अपना नाम, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन ID जो RID प्रोवाइड किया होता है, फिर रोल नंबर आपको अगर मिला है तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, सॉरी नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का ईयर यहाँ पे पहले था, फिर आपका रजिस्ट्रेशन ID मिलता है आप फॉर्म सबमिट करने के बाद, फिर आपको रोल नंबर मिलता है एडमिट कार्ड आने के बाद, फिर आपका नाम, फिर आपका पोस्टल एड्रेस, फिर वैलिड एक्टिव ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें डाल के ही आपको कम्युनिकेशन आपको करना है। किससे कम्युनिकेशन करना है आपको कम्युनिकेट करना है किसी भी रिगार्डिंग या कमीशन से, अगर मतलब UPSC से आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको इन सारी चीज़ों का मेंशन करके ही आपको कम्युनिकेट करना है, वरना आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक। अब आता है शैक्षणिक पात्रताएं। शैक्षणिक पात्रताएं कौन सी धारण की है आपने? अब शैक्षणिक पात्रता में यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको कौन सी भी ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, कौन सी भी डिसिप्लिन से,
और ऐसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी एक्ट जो है सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट पास करके जो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ बनी है तो उनसे ही होना चाहिए। और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डिक्लेयर टू बी डीम्ड एज यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 और possess an equivalent क्वालिफिकेशन। ठीक, तो ऐसे क्वालिफिकेशन आपने धारण करने चाहिए, राइट। अब इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्या होता है ये थोड़ा सा ब्लर है, या यूपीएससी को पूछना पड़ेगा। यानी कि मैंने अगर फॉरेन का कोई एजुकेशनल डिग्री है मेरे पास तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? मैं सिटीज़न ऑफ इंडिया हूँ लेकिन फॉरेन जाके आया, राइट। तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? तो यहाँ पे कुछ नहीं बोलता नोटिफिकेशन, राइट। तो ये क्लैरिफिकेशन हमें कॉल करके किसमें, यूपीएससी के वो सेल में कॉल करके हमें वो क्लैरिफिकेशन लेना है, राइट। ठीक है भाई यहाँ पे क्या बोलता है वो, प्रोफेशनल आपने कोई क्वालिफिकेशन लिया है तो वो आप एलिजिबल रहेंगे। कमीशन में ट्रीट कैंडिडेट हु डज नॉट हैव एनी ऑफ द फॉरगोइंग क्वालिफिकेशन एज अ कैंडिडेट प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट हैज पास द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय अदर इंस्टीट्यूशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ विच इन द ओपिनियन ऑफ कमीशन जस्टिफाइज द एडमिशन टू द सिविल सर्विस एग्जाम। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, अगर आपने उपरोक्त कोई भी डिग्री हासिल नहीं की है और आप दूसरे कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, दूसरे कैसे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपको डिग्री नहीं क्वालिफाई करता ना, लेकिन आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए किया है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। अगर ओपिनियन ऐसा होता है कमीशन का कि भाई आपको यहाँ पे एडमिशन मिलना चाहिए सिविल सेवा में, तो मिलेगा। ये एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन कमीशन इसमें आपका मदद करेगा। और इसी कैटेगरी में आप अगर फॉरेन का डिग्री लेके आते हो तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि कमीशन कंसिडर करेगा ना आपका ये डिग्री, राइट। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका कैंडिडेचर क्वालिफाई हो चुका है, ठीक, तो आपको पासिंग का प्रूफ जो है, जो भी एग्ज़ाम है, ठीक, अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन फॉर द मेन एग्जाम फेलिंग विच सच कैंडिडेट विल नॉट बी एडमिटेड टू द मेन एग्जाम। मतलब मेन एग्जाम का जब आप फॉर्म भर रहे हो ना, उस टाइम आपके पास वो जो क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री का क्वालिफिकेशन है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी यूपीएससी कंसिडर करेगा कि भाई वैलिड क्वालिफिकेशन है, वो आप पजेस करना होना चाहिए और आपका उसको प्रूफ देना है डैफ के। अगर आपने डैफ में वो प्रूफ नहीं दिया बेटा, तो गया बात, आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो। अब यहाँ पे प्रोफेशनल एमबीबीएस जो होते हैं, मेडिकल डिग्री वाले, और अगर उन्होंने जो इंटर्नशिप है अपनी जो कंप्लीट नहीं की, वो प्रोविजनली एडमिटेड रहेंगे, ठीक है। और ये फाइनल एग्ज़ाम के पहले, मतलब ठीक है, द कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट द प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन, a copy of certificate from the concerned authority of university, they shall have passed the requisite final professional exam. In such cases, candidate will require to produce at the time of their interview the original degree or the certificate from concerned competent authority of the university. मतलब आपका जब इंटर्नशिप चल रहा है एमबीबीएस का, तो आप ये इंटरव्यू से पहले दिखा सकते हो कि भाई इंटरव्यू के पहले मैंने कंप्लीट कर लिया और मैं ये इसमें एलिजिबल हूँ, ठीक है। सो ऐसा ही सेम है, आपको ये जो आपका डिग्री का क्वालिफिकेशन है वो डैप में आपको भरना चाहिए। अगर आपने फाइनल एग्ज़ाम पास नहीं की है तो आप मेंस के पहले पास कर लेने चाहिए, और उसका जो पासिंग सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है जो भी पास हो चुके हैं ऐसा करके, वो आपको फिलअप करना है किसमें, मेंस के एग्ज़ाम के डैफ में, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे आते हैं भाई, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रहेंगे। दो ओपन कैंडिडेट के लिए तो 6 अटेम्प्ट्स है भाई, 6 अटेम्प्ट्स है। अब इसमें ओबीसी के लिए कितने 9 अटेम्प्ट्स दिए हैं,
ये SC/ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दिए हैं, और इनके लिए भाई नो फॉर GL, EWS, OBC, अनलिमिटेड फॉर ST, SC। ठीक है, नो अटेम्प्ट्स दिए है इसमें। किसके लिए? ये कैटेगरीज के दिव्यांगों के लिए नो अटेम्प्ट्स दिए। SC/ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है भाई, कभी भी दो, कभी भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एज में हो, दे दो, सोचो मत कि ये अटेम्प्ट गया वो अटेम्प्ट गया। SC/ST कैंडिडेट तो हर साल बैठना ही बैठना है। ये OBC वालों को भी 1 साल छोड़ के 1 साल तो बैठना ही बैठना है, और इनको 3 साल में सोच सोच के एक बार बैठना है। मजाक कर रहा हूँ। 6 अटेम्प्ट दे रहे हैं ओपन वालों के लिए, और 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं OBC वालों के लिए, और ओपन वालों के लिए तो मतलब 6 अटेम्प्ट है। SC/ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। ठीक, और यही क्राइटेरिया किसके लिए वैलिड होता है? PWD के लिए, दिव्यांगों के लिए, राइट। अब यहाँ पे क्या चल रहा है? आपके लिए कुछ निर्बंध है, रिस्ट्रिक्शंस है। अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं, इसमें आप हो गए, आपको पता ही नहीं रिजल्ट लगा था और आप IAS बन गए हैं थे या IFS बन गए थे, तो इस केस में आपको, अगर आप प्री में बैठते हो, ठीक है, और ऐसे केस में आप प्री क्वालिफाई भी हो जाता है तो आपको मेंस के लिए बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर इंटरव्यू के दरमियान भी पता चलता है, ठीक है, तो भी आप वो इंटरव्यू भी दिए और आपका रिजल्ट लगा और 2022 में भी आप IAS या इस कोई भी सर्विसेज के लिए सिलेक्ट हो गए, तो आपको अपनी जो ओरिजिनल सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस, उसी के लिए कंसिडर किया जाएगा, ना कि आप इस एग्ज़ाम में जो आप रिजल्ट लाते हो उसके बेसिस पे आपको कोई सिलेक्शन दिया जाएगा। ऐसा ही केस है इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए। अगर पुलिस सर्विसेज में आप पहले एलिजिबल थे और आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो फिर से आपको पुलिस सर्विस के लिए अप्लाई करने के लिए, आपको सिलेक्ट करने के लिए आपको एलिजिबल नहीं समझा जाएगा। बाकी दूसरे सर्विसेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपने IAS और IFS इनमें से कोई सर्विसेज में अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आपको उसी सर्विसेज का कंसिडर किया जाएगा, ना कि दूसरे किसी सर्विसेज के लिए, या फिर इस एग्ज़ाम के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर आप IPS अगर है तो आपको IPS छोड़ के दूसरे सर्विसेज के लिए सिलेक्ट करने की आपकी पॉसिबिलिटी बरकरार रहेगी, राइट। अब फिजिकल एंड मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स, कैंडिडेट्स मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द एडमिशन ऑफ Civil Services Examination 2000 as per the guidelines given by the Appendix 2 of Rules for the Examination published in the Gazette of India Extraordinary on the 2nd Feb 2022। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, जो क्या है आपका, कौन से ऑपरेशंस अलाउड है नहीं है, कौन से ऑपरेशन आपके हो चुके थे, आप में कौन से डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो वो BP है, शुगर है, ये है, वो है, अब बोलूँगा नहीं, ठीक है, जो भी है वो अगर है आपको, तो आप एलिजिबल हो या ना हो, उसके लिए आपका वो नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन ID क्या होता है, ये इस डिटेल आपको तो पता ही होगी, तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब UPSC की जो एग्ज़ाम होती है तो ये कुछ आपने अगर कॉपी किया या इलीगल मींस किए, इलीगल ग्रेटिफिकेशन, किसी को आपने पैसे देके कुछ परस्यू करने के लिए या प्रेशर अप्लाई करने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए, सिलेक्शन के लिए बाध्य करने, तो ऐसा कुछ किया तो आपको क्या किया जाएगा, क्रिमिनल जो केस है आपके ऊपर वो तो बैठेगी, या उसके ऊपर आपको इस एग्ज़ाम से भी बैन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। द कमीशन फ्रॉम एग्जामिनेशन सिलेक्शन हेल्ड बाय देम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको इस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए नहीं, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए भी आपको डिसिप्लिनरी एक्शन फेस करना पड़ेगा, ठीक है।
लास्ट डेट क्या है, करस्पॉन्डेंस कैसे करना है कमीशन से, या वो ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है वो सब यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। और जो क्लासिफिकेशन है जो इसका फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, सीइंग, हीयरिंग, रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेटिंग, मैनिपुलेशन बाय फिंगर, राइट, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, नीलिंग, क्राउचिंग, बेंडिंग, जंपिंग, मोबिलिटी, क्लिम्बिंग वगैरह वगैरह जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है ये आपको पढ़ना चाहिए। देखिए ये पॉइंट नंबर 1 में होता है, और इसमें आपको आप कौन से आईएएस के लिए कौन से एलिजिबल हो, कौन से ना हो, तो ये सारी चीज़ें ये आपको यहाँ पे मेंशन होती है। आपको कौन सी एबिलिटी चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए क्या चाहिए, ठीक है। इंडियन ओरिजिनल अकाउंट सर्विस के लिए, इंडियन सिविल अकाउंट्स के लिए, ठीक है, कैसे भी कॉर्पोरेट लॉ वगैरह, इंडियन डिफेंस अकाउंट, डिफेंस स्टेट वगैरह, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज के लिए, ठीक है। इंडियन पोस्टल सर्विसेज है, फिर ये वो है, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज के लिए आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, और ये जो क्राइटेरियाज हैं जो डिसेबिलिटी आपको मेंशन करते हैं, तो उनके बारे में ये बातचीत करता है, ठीक। तो ये सब होने के बाद हमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें प्रीलिम एग्ज़ाम होती है, जिसमें 2 पेपर रहते हैं, एक पेपर रहता है जीएस का जो एमसीक्यू टाइप में रहता है, फिर सीसेट का रहता है, सीसेट का क्वालिफाइंग रहता है, उसमें 33% तो मार्क्स लाना ही लाना है, ठीक है। ये तो पता ही है आपको। तो उसका क्वालिफाई होने के बाद आपको मेंस देना है। मेंस में आपको लैंग्वेज के 2 पेपर रहेंगे, एक तो जो इंडियन लैंग्वेज है, कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो जो 8th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की है, भारतीय राज्य घटना जो है, उसमें जो है आपको वो सिलेक्ट करनी है लैंग्वेज 8th शेड्यूल में। फिर इंग्लिश तो कंपलसरी है, सबको देनी है, ठीक है। फिर पेपर 1 रहेगा आपका ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है आपको। फिर जीएस का जनरल स्टडीज, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, फिर सोसाइटी के बारे में भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा, कल्चर आएगा। फिर पेपर 2 में क्या आएगा, ये इसको पेपर 3 बोलते हैं क्योंकि ऐसे को पेपर 1 बोलते हैं लोग। तो गवर्नेंस आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, पॉलिटी आएगा, सोशल जस्टिस आएगा, आईआर भी आएगा, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस आएंगे, ठीक है। अपना टाइम आएगा तो ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस आएंगे, उनका भी टाइम यहाँ पे आएगा, ठीक। फिर जनरल स्टडीज़ 3, राइट। सो इसमें क्या पूछा जाएगा, टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट पूछा जाएगा। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये तो पूछा ही जाएगा, राइट। सो एनवायरनमेंट है तो डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी है तो उसमें डिजास्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह सब पूछा जाएगा। फिर आएगा इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, राइट। कैप कंपोनेंट जो है एप्टीट्यूड का, राइट। इंटीग्रिटी क्या होती है, प्रोबिटी क्या होती है, भाई ये सब चीज़ें क्या होंगी, पूछी जाएंगी, किसमें, इथिक्स में पूछी जाएंगी भाई लोगों, राइट। और उसके उपरांत आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसमें 2 पेपर रहेंगे और पेपर 1 और 2 का सिलेबस अलग अलग रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। पेपर 1 जनरली थ्योरेटिकल होता है और पेपर 2 एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेशन टू इंडिया, स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्या होते हैं उसके ऊपर पेपर 2 होता है, जिसमें इंडिया स्पेसिफिक थ्योरीज भी आती है। तो ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है। तो अब आप कौन से लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो और कौन से स्क्रिप्ट में दे सकते हो भाई। तो ये आसामी लैंग्वेज, आसामी स्क्रिप्ट उनके अलग है, बंगाली स्क्रिप्ट अलग है, गुजराती, ठीक है। हिंदी तो देवनागरी आएगी, राइट। उसके बाद देखो बोडो देवनागरी में डोंगरी, मैथिली, ठीक है। संताली को आप देवनागरी और ओलचिकी दोनों में दे सकते हो, ठीक है। पंजाबी गुरुमुखी में दे सकते हो, संस्कृत में दे सकते हो आप देवनागरी में, सिंधी देवनागरी अरेबिक दोनों में दे सकते हो, राइट। तमिल में दे सकते हो, तेलुगु में दे सकते हो, नेपाली, मराठी वगैरह ये दोनों देवनागरी में दे सकते हो। मणिपुरी बंगाली स्क्रिप्ट में दे सकते हो आप, ठीक है। मलयालम तो मलयालम का स्क्रिप्ट है, कोंकणी देवनागरी में दे सकते हो भाई,
ठीक है। हिंदी देवनागरी में दे सकते हो, गुजराती गुजराती स्क्रिप्ट में दे सकते हो। सो ये देवनागरी है ना, आप पढ़ सकते हो। अगर ये आप तीनों लैंग्वेज में किसी में भी है, आप तो देवनागरी पढ़ सकते हो। सिंधी भी देवनागरी आप पढ़ सकते हो, मीनिंग समझे ना समझे लेकिन पढ़ तो सकते हो, ठीक है। उर्दू है तो आप पर्शियन स्क्रिप्ट ही यूज़ करेंगे, पर्शियन स्क्रिप्ट में आपको देना है, अरेबिक स्क्रिप्ट नहीं चलेगी उर्दू के लिए, राइट। अब कौन से ऑप्शनल है भाई? बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शनल है, मतलब इतने ऑप्शनल्स हैं ना, आप ढूंढते रह जाओगे। लेकिन इंजीनियरिंग वालों के लिए सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तीन ही इंजीनियरिंग की स्ट्रीम है जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी स्ट्रीम्स नहीं है भाई, इतना एडवांस नहीं है यूपीएससी भाई, नहीं है सिविल सर्विस को इतना एडवांसमेंट नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह नहीं चाहिए उनको, आईटी नहीं चाहिए, कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, मैकेनिकल लो, सिविल लो, इलेक्ट्रिकल लो, बस हो गया, बाकी कुछ मत बोलो, ठीक है। तो यह है यूपीएससी का इंक्लूसिवनेस, राइट। सरकाज़म था ये, अगर समझ में आया तो कमेंट करो, नहीं आया तो छोड़ो, ठीक है। फिर लिटरेचर में एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। अब लिटरेचर में ये सब तो आप जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, आप थोड़ा वीडियो पॉज करके आप थोड़ा देख लो, जो सारे सब्जेक्ट जो लिटरेचर में आते हैं, ये सारे सब्जेक्ट जो है ये आप ऑप्ट कर सकते हो, राइट। सो ये सब चीज़ें, ये सब सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, जैसे फिज़िक्स अवेलेबल है, फिलोसॉफी है, मतलब ह्यूमैनिटीज़ टेक्निकल बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स जो है एज अ ऑप्शनल अवेलेबल है यहाँ पे। एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंसेस, जो आप इस फील्ड में है, अगर डिग्री इसी फील्ड में है आपकी, तो प्रेफरेबली आप यही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें। आपने बॉटनी किया है, आपकी डिग्री बॉटनी में है, तो आप वही सब्जेक्ट चूज़ करें, तो ये सारे चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। एक्सेप्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसने इंस्ट्रूमेंटेशन किया है या फिर जिसने अलग अलग चीज़ें ट्राई की है, वो लोगों के लिए इतना ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं। खाली 3 ऑप्शन अवेलेबल है आपको, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वो छोड़ के आपको कोई सब्जेक्ट यहाँ पे लेने के लिए नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स वालों के लिए अच्छे खासे तगड़े मैथमेटिक्स आप ले सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं एज अ क्वेश्चन, आपको ये लेने हैं। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, राइट। सो अगेन हम आगे चलेंगे। सो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, आई स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग परसेंटेज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है, वो ये आई स्टैंडर्ड्स है। तो आप परसेंटेज ऑफ इम्पेयरमेंट क्या आता है, अगर 6/6, अगर 6/18 भी आपकी विजन है, ठीक है, बेटर आई का कंडीशन बोल रहा है ये। अगर वर्स्ट आई का कंडीशन है, बेस्ट करेक्टेड, अगर करेक्ट होके, मतलब चश्मा लगा के आपको इतना करेक्शन आ रहा है, 6/6 या 6/18 आ रहा है, तो यू आर नॉट कंसिडर्ड एज अ विजुअली इम्पेयर्ड, यू आर 100% फाइन। अगर 6/24 या 6/60 आ रहा है तो आपको 10% का डिसेबिलिटी कंसिडर होगा, और आपको लेस देन 6/60 और 3/60 आ रहा है तो आपको फिर वो कंसिडर करेंगे डिसेबिलिटी कैटेगरी 1 में कंसिडर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब ऐसे 30% लेस देन 30/60 और नो लाइट परसेप्शन, इसमें 1 आइड पर्सन भी आते हैं। 1 आइड पर्सन का जो परसेंटेज वो 30%, 40% के ऊपर को आपको एज अ विजुअल इम्पेयरमेंट का डिसेबिलिटी कंसिडर होता है और इसका सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। तो ये डिसेबिलिटी है। अब पर्सनालिटी टेस्ट में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड by a board who will have before them a record of candidate's career. The candidates will be asked the question on the matter of general interest. The objective of the interview personality test is to assess the personal suitability of the candidate for a career in public service by the board of competent and unbiased observer.
The interview or personality test is intended to judge the mental caliber of candidate. In the broad terms, it is really assessment of not only intellectual qualities but also social traits, interest in current affair. Some of the qualities to be judged are mental alertness, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgment, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity. ये है सिलेबस इंटरव्यू कॉमा पर्सनालिटी टेस्ट का, राइट। ये सिलेबस आपको रटाया होना चाहिए। अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो इसी सिलेबस पे आपको वर्कआउट करना है। कैसे करना है, क्या करना है, दैट वी आर गोइंग टू गाइड यू ऑन दैट मैटर, राइट। द टेक्निक ऑफ इंटरव्यू टेस्ट कैसी होगी, तो स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। और ये नेचुरल पर्पजिव कॉन्वर्जेशन स्टाइल में होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन इनको बोर्ड को दिया जा रहा है। तो आपकी जो मेंटल क्वालिटीज़ है उसको रिवील करने के लिए ये एक नेचुरल तरीके से ये करेंगे। अब ये इंटरव्यू ऑफ पर्सनैलिटी इज नॉट इंटेंडेड टू बी अ टेस्ट ऑफ आइदर ऑफ अ स्पेशलाइज्ड और अ जनरल नॉलेज ऑफ अ कैंडिडेट, क्योंकि वो स्पेशलाइज और जनरलाइज जो नॉलेज है ना, जो नॉलेज है आपके पास, नॉलेज तो है भाई, आप मेंस क्लियर करके गए हो वहाँ पे, तो आपके पास नॉलेज तो है। तो वो आपका टेस्ट करने का ज़रूरत इंटरव्यू में, इंटरव्यू पैनल के लिए नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू टेस्ट योर दिस। अगर वो टेस्ट करने के लिए आ गए तो वो इतना सारा डिटेल में आप यहाँ नहीं बताऊँगा, ठीक है। कैंडिडेट्स विच हैव बीन ऑलरेडी टेस्टेड थ्रू देयर रिटन पेपर, रिटन पेपर में ये तो मुझे पर्सनल मेरे इंटरव्यू में ये बोला था यूपीएससी मेंबर ने कि योर नॉलेज हैज़ बीन टेस्टेड एंड यू आर फुल्ली नॉलेजेबल पर्सन टू सिट ऑन दिस चेयर, यू हैव अर्न दिस चेयर बोल रहे थे वो। तो उतना तो है भाई, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव an intelligent interest not only in their specialized subject of academic study but also in the events which are happening around them, both within and outside their own state or the country, as well as modern currents of thoughts and new discoveries which should rouse the curiosity of well educated youth. ये चेक करना है इंटरव्यू में, बस बाकी कुछ नहीं चेक करना है, राइट। सो ये दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, थोड़ा सा पर्पजिव डिस्कशन मूड में जाता है, वो कॉन्वर्जेशन फेज में जाता है। कॉन्वर्जेशन कैसे करना है, क्या करना है, दैट्स मोडालिटीज़ है वहाँ पे, और आपको कैसे नेचुरल रहना है वहाँ पे, तो ये कैसे रहना है, क्या रहना है, वो इंटरव्यू में चेक किया जाएगा। तो प्रीलिम्स में पेपर 1 तो 200 मार्क्स का रहता है, उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। इस सिलेबस में हम देखेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस कैसा रहेगा। तो ये सिलेबस कहाँ पे मिलता है, यूपीएससी का जो सिलेबस हम लोग बोलते हैं ना, तो ये सिलेबस यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में मिलता है। मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस मिलता है, प्री का सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा ये, और यहाँ पे कौन से पेपर क्वालिफाइंग होंगे। तो लैंग्वेजेस के पेपर, दोनों पेपर, जो आप इंडियन लैंग्वेज का पेपर सिलेक्ट कर रहे हो या इंग्लिश का लेकर रहे हो, तो ये दोनों पेपर जो है ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं यहाँ पे। और आपको यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्रहेंशन पूछा जाएगा, पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रिसाइज राइटिंग करने के लिए बोला जाएगा, वोकेबुलरी के यूजेस कैसे हैं और शॉर्ट ऐसे लिखने के लिए बोला जाएगा। इंडियन लैंग्वेजेस में भी यही सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे इंडियन ट्रांसलेशन किया जाएगा, इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज टू इंग्लिश, ये दो ट्रांसलेशन आपको पूछे जाएंगे। फिर शॉर्ट ऐसे आएगा, वोकेबुलरी की यूजेस वगैरह वो सब पहले वाला ऊपर वाला जो है वैसे का वैसा जाएगा, ठीक। फिर जीएस का पेपर आएगा, जीएस का पेपर का सिलेबस पता है आपको, मैं मोटा मोटी बताता हूँ। कल्चर पूछा जाएगा, हिस्ट्री, जोग्राफी और सोसाइटी के बारे में पूछा जाएगा, राइट। उसके ऊपर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, आयर के बारे में पूछा जाएगा। फिर आपको टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा। फिर इथिक्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। इथिक्स का पेपर तो
इसका एटीट्यूड एंड अप्रोच ऑफ इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, ये जो करना है ना, इसके लिए ये सब्जेक्ट डाला है उन्होंने, उसका पर्पस बोला है। फिर इथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस क्या होगा, एटीट्यूड क्या होती है, एप्टीट्यूड क्या होती है, फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या होते हैं, इंटीग्रिटी कैसे, इम्पार्शियलिटी कैसे, नॉट पार्टीशनशिप कैसे आएगी, ऑब्जेक्टिविटी कैसे आएगी, डेडिकेशन, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट आएगा जिसमें कंसेप्ट एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नेंस। तो ये सारी चीज़ें जो इमोशनल इंटेलिजेंस वही क्रूशियल है, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, तो खाली इंडिया का नहीं पढ़ना है भाई, वर्ल्ड का भी पढ़ना है ना, वर्ल्ड का भी पढ़ो। ऐसा नहीं कि इंडिया का ही मॉरल थिंकर लेके बैठे हो, विवेकानंदा सेड दिस, विवेकानंदा सेड दैट, कार्ल मार्क्स सेड दिस, कार्ल मार्क्स सेड दैट, वेबर सेड दिस, वेबर सेड दैट, राइट। सिगमंड फ्रूड ने कुछ बोला है ईगो सुपर ईगो के बारे में। सो दैट थिंग्स यू शुड नो अबाउट दिस थिंग्स। आपको इतना स्पेशलाइज डिटेल में नहीं पता होना चाहिए, लेकिन अब जनरलाइज नॉलेज तो आपको रखना चाहिए ना इसके बारे में। तो इसके बारे में ये पूछा जाएगा। अब पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज, इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, स्टेटस फॉर इथिकल कंसर्न्स क्या, इथिकल डायनेमास क्या होते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसर्न्स, सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस। मतलब लॉ के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से और कंसर्न्स के हिसाब से वो ऐसे इथिकल गाइडेंस के सोर्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे आती है, इथिकल गवर्नेंस के बारे में हम कैसे इंश्योर करेंगे इथिकल गवर्नेंस, और इथिकल स्टैंडर्ड्स जो मॉरल वैल्यूज़ होती है ऑफ गवर्नेंस के, वो कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, इसके बारे में पूछा जाएगा। इथिकल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन में इथिकल इश्यूज, फंडिंग्स में इथिकल इश्यूज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इथिकल इश्यूज, ये भी भाई सिलेबस का पार्ट है। बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं इसको, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। अब प्रोबेटी इन गवर्नेंस, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबेटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस कैसे आती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोड ऑफ इथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेंगे, सिटीजन चार्टर्स क्या है, वर्क कल्चर कैसे रहेगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ करप्शन, आप इथिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इन सब के ऊपर क्या आएगा, केस स्टडी आएगा, और केस स्टडी भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। तो दैट इज़ क्लियर आई गेस, राइट। तो मूव हेड करेंगे तो ऑप्शनल का पेपर आएगा। अगर ऑप्शनल में किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर मिलेंगे। एक पेपर जो है वो मतलब ये सोशल साइंसेस के थीम में अगर बोलो, फर्स्ट पेपर ऑलवेज जो ब्रॉड थेरीज है, मेगा थेरीज है इंटरनेशनल लेवल्स की, वो थेरीज आती है। फिर उन थेरीज का एप्लीकेशन और जो लोकल लेवल के जो थेरिस्ट है उनके ऊपर जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं उनके ऊपर जो पेपर 2 बेस्ड रहता है, ठीक है। तो दैट इज़ द वन। और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में तो टेक्निकल जो भी कंटेंट है वो पेपर 2 और पेपर 1 में उनका प्रॉपर डिवीजन आपको मिल जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे इन दिस लेक्चर। हमें नोटिफिकेशन कैसा देखना है, नोटिफिकेशन देख के हमें सिलेबस का एनालिसिस कैसे करना है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे पता चलेगी, आपने एग्ज़ाम्स के टाइम कौन से रूल्स फॉलो करने नहीं फॉलो करने, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आपने कौन से सब्जेक्ट आपको एज ऑप्शनल सिलेक्ट करने के लिए मिलेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी रहेंगे, कौन से आपको क्वालिफाइंग रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स के मेरिट्स मार्क्स के मेरिट के ऊपर बेसिस पे आपका सिलेक्शन कंसिडर होगा, पर्सनालिटी टेस्ट कैसी रहेगी, रिजर्वेशन पैटर्न्स क्या रहेंगे, कौन से कैटेगरी को एज लिमिट क्या है, ये क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, अगर मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है द विल आई मतलब कैन आई अप्लाई फॉर दिस सिविल सर्विस एग्ज़ाम, एम आई एलिजिबल, ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो सभी क्वेश्चंस आई होप थ्रू दिस लेक्चर मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यू कैन गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन अगेन एंड अगेन, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ऐसा ही और एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें
रूल्स रहते हैं, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स मेंशन रहते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट आपको गवर्नमेंट की गैजेट से मिल जाएगा। उसका भी मैंने जो नाम है वो वीडियो में बोल दिया था। इफ़ यू नो दैट, यू हैव टेकन नोट ऑफ दैट, प्लीज़ फॉलो दैट ऑल्सो। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आता है तो यू कैन एनी हाउ राइट अ कमेंट एंड विल गेट द फीडबैक ऑफ इट। Thank you very much for watching this video, and we'll come with another very thoughtful, insightful and informative purposive discussion, जिसमें होगा ऐसा वीडियो जो UPSC रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए आपके प्रिपरेशन में सहायता करेगा। थैंक यू।